पिछले सीजन के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ब्लैक बुल्स अपने अंडर वाटर के मिशन को पूरा करके सही सलामत वापस आ जाते हैं और तब यहाँ कैप्टन यामी विज़र्ड किंग को एक मैजिक स्टोन देते हैं और विज़र्ड किंग ब्लैक बुल्स की बहुत तारीफ करते हैं। और तभी क्लोवर किंगडम के एक टाउन किटन पर डायमंड किंगडम की तरफ से हमला हो जाता है और तब हम देखते हैं गोल्डन डॉन किटन को बचाने के लिए वहाँ पहुँच जाती है। अब गाइस नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी ना आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि यूट्यूब इस वीडियो को और लोगों तक भी पहुंचा सके। और गाइज मेरा टारगेट है कि इस मंथ के कंप्लीट होने से पहले हमारे 300K सब्सक्राइबर्स हो जाए, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में सबसे पहले पता लग जाए। अब बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। और तब हम यहाँ देखते हैं फिनरल कुछ लड़कियों को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा होता है, पर तभी वहाँ कैप्टन यामी आ जाते हैं जिन्हें देखकर वो सभी लड़कियाँ वहाँ से भाग जाती हैं। और तब कैप्टन यामी उसे उन सभी को किटन ले जाने के लिए कहते हैं। और तब हम यहाँ देखते हैं ब्रूकोस और यूनो लड़ने के लिए तैयार होते हैं और तब लेकोस ब्रूक्स की मदद करने के लिए वहाँ आ जाता है, पर ब्रूक्स उन सभी को मना कर रहा होता है। और तब लेगोस कहता है, लगता है यहाँ के लोगों को इस पर बहुत भरोसा है, तो चलो देखें ये खुद को और इन लोगों को बचा सकता भी है या नहीं। और यूनो पर हमला कर देता है और तब हम देखते हैं यूनो बड़ी आसानी से लेगोस के हमले और बैरियर को दोनों को तोड़ देता है। तब यूनो कहता है, तुम ये जानना चाहते थे ना कि मैं खुद को बचा सकता हूँ या नहीं, तो ये मेरा जवाब है। तो चलो देखते हैं कि तुम खुद को और अपने दोस्तों को बचा सकते हो या नहीं। और तब लेगोस कहता है, आखिरकार ये मेरा मजाक कैसे उड़ा सकता है, अब तो इसे मुझे छिखाना ही होगा। और तब हम देखते हैं ब्रूक्स और लेगोस यूनो को लेकर आपस में लड़ने लगते हैं। और तब यहाँ लोटस यूनो को देखकर कहता है, देखो इससे, ये पहले से कितना ज्यादा ताकतवर हो गया है। ये बच्चे आखिरकार कितने जल्दी बड़े हो जाते हैं। और तब हम यहाँ देखते हैं गोल्डन डॉन के बहुत से मेंबर्स बाकी लोगों के साथ लड़ रहे होते हैं और यहाँ काफी लोग येगोस के हमले से बेहोश हो चुके होते हैं। तब येगोस एक मैजिक यूजर पर हमला करके कहता है, मेरा ये स्पेल जिसे भी टच करता है उसका मैजिक अपने आप कम होने लगता है और जिस वजह से कोई भी मेरे मैजिक से नहीं निकल पाता है। और तब हम देखते हैं उसके साथ लड़ने के लिए लैंग्रेस आ जाता है और उस पर हमला करके कहता है, तुम्हारी स्पेल काफी ज्यादा अच्छी है पर ये मेरे सामने बहुत कमजोर है। और तब येगोस कहता है, आखिरकार ये किस तरह का मैजिक है, क्या ये स्पेशल मैजिक है? तब यहाँ लोटस कहता है, ये पर्सन तो गोल्डन डॉन का लीडर है, पर आखिरकार ये वहाँ पर खड़े होकर कर क्या रहा है? इसकी ग्रिमोर तो ओपन है, तो इसका मतलब ये किसी तरह का मैजिक ही परफॉर्म कर रहा होगा। पर मुझे तो यहाँ आसपास पेड़ की कुछ रूट सी दिखाई दे रही है। और तब लोटस जैसे ही उन रूट्स को हाथ लगाता है और तब वो हैरान हो जाता है और सोचता है, क्या ये दूसरों लोगों का मैजिक एब्जॉर्ब कर रहा है? और तब वो सभी जनरल्स को बताता है कि गोल्डन डॉन का कैप्टन एक लार्ज स्केल मैजिक यूज करने वाला है जो कि पूरे किटन को कवर कर सकता है। और तब हम देखते हैं कैप्टन विलियम अपना मैजिक एक्टिवेट कर देते हैं और तब वहाँ एक बहुत बड़ा ट्री उग जाता है जो कि डायमंड किंगडम के सभी मेंबर्स को पकड़ना शुरू कर देता है। और तब हम यहाँ देखते हैं कैप्टन यामी और उनकी टीम भी वहाँ पहुँच जाती है। तब आस्था कहता है, आखिरकार ये हम कहाँ आ गए हैं और आखिरकार यहाँ इतना बड़ा पेड़ क्या कर रहा है? तब कैप्टन यामी कहते हैं, लगता है कैप्टन विलियम ने यहाँ सब कुछ संभाल लिया है और उन्हें अब हमारी यहाँ जरूरत नहीं है। तब आस्था कहता है, तो चलिए फिर अब हम वापस चलते हैं। तब कैप्टन यामी कहते हैं, अभी नहीं, मुझे यहाँ पर कुछ देखना है और तुम लोग अब बाकी लोगों की मदद करना। और तब कैप्टन यामी वहाँ से चले जाते हैं। और तब हम यहाँ देखते हैं आस्था, चामी और फिनरल लोगों की मदद कर रहे होते हैं। और तब हम यहाँ देखते हैं आसमान में यूनो और लेगस आपस में लड़ रहे होते हैं और वो दोनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे होते हैं। और तब लेगोस सोचता है, मुझे मानना पड़ेगा ये लड़का सच में बहुत स्ट्रॉन्ग है, पर मैं भी एक जनरल हूँ तो मैं इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता। और तब हम देखते हैं वो दोनों अपनी पूरी ताकत से एक दूसरे पर हमला कर देते हैं और यूनो लेगोस को हरा देता है। और तब यहाँ यूनो आस्था से मिलने आ जाता है और तब फिनरल सोचता है, इसने तो आस्था के साथ ही ज्वाइन किया था और देखो ये कितना स्ट्रॉन्ग हो चुका है और ये लड़कियों में भी बहुत पॉपुलर है। और तब यूनो कहता है, तो आस्था तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हें इतनी चोटें क्यों लगी है? पर अगर ये बैटल की वजह से है तो इसका मतलब तुम पहले से काफी स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, पर मैं हारूंगा नहीं आस्था। तब आस्था कहता है, चिंता मत करो, मैं भी तुमसे नहीं हारूंगा। तब फिनरल सोचता है, ये गोल्डन डॉन की एलीट स्क्वाड में है पर ये फिर भी आस्था के साथ compete कर रहा है, पर लगता है ये लोग काफी अच्छे राइवल्स बनेंगे। और तब वहाँ क्लाउस भी आ जाता है और आस्था का हालचाल पूछने लगता है और तब मिमोसा अपने मैजिक से आस्था को ठीक करने लगती है, पर आस्था उसे बाकी लोगों की मदद करने के लिए कहता है।
और तब क्लाउस यूनो को आस्था का ख्याल रखने का कहकर वहाँ से चला जाता है। और यहाँ हम देखते हैं ब्रुक्स कैप्टन विलियम के पास पहुँच जाता है और कहता है, मैंने तुम्हें पूरी तरह से अंडर एस्टिमेट किया। मुझे लगा ही नहीं था कि तुम्हारे पास इतनी ज्यादा पावर होगी। और तब कैप्टन विलियम ब्रुक्स को वापस जाने के लिए कहते हैं, पर वो मना कर देता है और कैप्टन विलियम को पकड़ लेता है। पर हम देखते हैं कैप्टन विलियम उसे अपने मैजिक से पकड़ लेते हैं और तब लोटस पीछे से कैप्टन विलियम पर हमला कर देता है और कैप्टन यामी उन्हें बचा लेते हैं। और तब वोल्टस सोचता है, मुझे तो लगा था मैं इस हमले से गोल्डन डॉन के कैप्टन को हरा दूंगा, पर लगता है अब मुझे इस दूसरे पर्सन से लड़ना होगा। पर जब मैं इससे पिछली बार लड़ा था तब ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। और तब कैप्टन यामी लोटस को लड़ने के लिए कहते हैं, पर हम देखते हैं वो अपने साथियों को लेकर वहाँ से भाग जाता है। और तब कैप्टन यामी कैप्टन विलियम से कुछ बात करने के लिए कहते हैं और कहते हैं, तो क्या तुम्हारे पास सिर्फ यही एक मैजिक है? तब कैप्टन विलियम कहते हैं, आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो? तब कैप्टन यामी कहते हैं, मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो कि अपने गट्स पर चलता है, तो क्या तुम अपना मास्क हटा सकते हो? और तब हम यहाँ देखते हैं यूनो आस्था का हालचाल पूछ रहा होता है और शिल्प ये देखकर हैरान हो रही होती है कि यूनो किसी से हंसकर भी बात कर सकता है। तब शिल्प पूछती है, आखिरकार ये कौन है? तब यूनो कहता है, हम दोनों बचपन से साथ रहते थे। जिसे सुनकर शिल्प पूरी तरह से शॉक हो जाती है। और तब हम देखते हैं टामी यूनो को उसका खाना बचाने के लिए गिफ्ट देती है। तब शिल्प सोचती है, आखिरकार अब ये कौन है और इसकी क्या कहानी है? पर इसे देखकर लग रहा है मुझे इससे कोई खतरा नहीं है। तब यूनो कहता है, पिछली बार तुम्हारे ऊपर गिरने के लिए माफ कर देना। जिसे सुनकर शिल्प दोबारा से शॉक हो जाती है और तब वो चामी को यूनो से दूर हटाने लगती है और कहती है, आखिरकार ये दोनों है कौन? और तुम लोग एक बात समझ लो, यूनो सिर्फ मेरा है। और तब हम देखते हैं वो और चामी आपस में लड़ने लगते हैं और तब चामी शिल्प को खाने के लिए उसके पीछे भागने लगती है। और तब हम देखते हैं फिनरल भी वहाँ आ जाता है और तब आस्था फिनरल को यूनो से इंट्रोड्यूस करवाता है। और तब हम देखते हैं लैंग्रेस भी वहाँ आ जाता है और अपने भाई की बुराइयां करने लगता है। तब आस्था पूछता है, आखिरकार ये कौन है? तब फिनरल कहता है, ये मेरा छोटा भाई है। तब यूनो कहता है, ये गोल्डन डॉन का वाइस कैप्टन है। तब लैंग्रेस कहता है, तुम तो अभी भी बहुत ज्यादा बेकार हो और यही वो कारण है जिसकी वजह से तुम्हारी जगह मुझे फैमिली ने वारिस चुना है। और तब आस्था फिनरल के अंडर वाटर टेम्पल की लड़ाई के बारे में बताता है और लैंग्रेस को उसकी रिस्पेक्ट करने के लिए कहता है, पर लैंग्रेस इससे मना कर देता है, जिससे आस्था को और भी ज्यादा गुस्सा चढ़ जाता है। तब फिनरल उसे चुप रहने के लिए कहता है। तब लैंग्रेस कहता है, हमारे कैप्टन ने सबको संभाल लिया है, तो हमें तुम जैसों की कोई जरूरत नहीं है। और मुझे ये बताओ कि कब से ब्लैक बुल्स में बच्चे भर्ती होने लग गए? जिसे सुनकर फिनरल को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, तुम्हें मुझे जो कुछ कहना है वो कह लो और मेरे टीममेट्स को कुछ भी कहने की हिम्मत मत करना। और तब हम देखते हैं वेगोस वहाँ आ जाता है और लैंग्रेस को धमकी देने लगता है। तब लैंग्रेस कहता है, अगर मैंने तुम पर हमला किया तो यहाँ के लोग जख्मी हो सकते हैं, पर लगता है किंगडम की भलाई के लिए मुझे इनका सैक्रिफाइस देना ही होगा। और तब आस्था कहता है, आखिरकार तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हम लोग मैजिक नाइट्स हैं और लोगों को बचाना हमारा काम है। तब लैंग्रेस कहता है, पर अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो और भी लोग मारे जाएंगे। तब आस्था कहता है, पर चाहे जैसा मर्जी हो, पर मैं किसी को भी मरने नहीं दे सकता। तो चलो फिर चामी फिनरल अपना कमाल दिखाई। और तब लैंग्रेस कहता है, आखिरकार ये इस हालत में कर क्या लेगा? और तब हम देखते हैं आस्था चामी की मैजिक की मदद से जंप करता है और तब जैसे ही वेगोस उस पर हमला करता है, फिनरल अपने स्पेशल मैजिक से उसे टेलीपोर्ट कर देता है और हम देखते हैं आस्था अपनी तलवार की मदद से वेगोस के मैजिक को काट देता है। तब फिनरल आस्था को वेगोस के हमले से बचाने के लिए फिर से टेलीपोर्ट कर देता है और हम देखते हैं आस्था वेगोस पर पीछे से हमला कर देता है और उसे दूर फेंक देता है। और तब हम देखते हैं यूनो आस्था को गिरने से बचा लेता है। और तब फिनरल कहता है, लैंग्रेस शायद मैं तुम्हें कभी ना हरा पाऊँ, पर देखना एक दिन ब्लैक बुल्स गोल्डन डॉन को जरूर हराएंगे। और तब यहाँ कैप्टन विलियम कहते हैं, तुम मेरा फेस देखना चाहते हो? लगता है तुम्हें मुझ पर शक है कि मैं द आई ऑफ मिडनाइट सन का लीडर हूँ। और तब कैप्टन यामी हाँ कहते हैं और सोचते हैं, उसका लाइट मैजिक और इसका ट्री मैजिक बिल्कुल अलग है, पर एक चीज है जो मुझे कब से परेशान कर
रही है क्योंकि इन दोनों की अपीयरेंस बिल्कुल सेम है और इनकी की भी बिल्कुल एक जैसी लगती है। और कहते हैं हम लोग पिछले 10 सालों से एक दूसरे को जानते हैं और हमने काफी लड़ाइयाँ एक साथ लड़ी हैं। तो क्या तुम मुझे अपना चेहरा नहीं दिखा सकते? और तब हम देखते हैं कैप्टन विलियम अपना मास्क उतार देते हैं और हम देखते हैं उनके फोरहेड पर काफी अजीब से निशान होते हैं। तब कैप्टन यामी कहते हैं क्या ये लड़ाई की वजह से है? तब कैप्टन विलियम कहते हैं मैं ऐसा ही पैदा हुआ था और सभी लोग मुझे कर्स्ड चाइल्ड कहते थे और इन निशानों को तो मैजिक भी हील नहीं कर सकता। लोगों को ये निशान कभी भी पसंद नहीं आया जिस वजह से वो मुझसे डरते थे और मैं एक नोबल की नाजायज औलाद था। मैं 8 साल तक फोरसेकन रेल्म में ही रहता था, पर जैसे ही उस नोबल को नुकसान हुआ तो सिर्फ बस मैं ही बच गया जो उसके कोई काम आ सकता था। तो इसलिए वो मुझे अपने घर ले गया और तब मेरे ट्री मैजिक को बहुत पसंद किया गया, पर फिर भी मुझे कोई नहीं देखना चाहता था। तब कैप्टन यामी कहते हैं तुम्हारा बचपन तो सच में बहुत दुख भरा था। तब कैप्टन विलियम कहते हैं सही कहा। और इसी बीच में मैं जूलियस से मिला जिसे मेरी अपीयरेंस से कोई फर्क नहीं पड़ा और वो बस मेरे मैजिक को लेके ही एक्साइटेड था। और तब यहाँ विज़र्ड किंग कैप्टन विलियम को मैजिक नाइट स्क्वाड को ज्वाइन करने के लिए कहते हैं। और तब कैप्टन विलियम कहते हैं मैं ये करना तो चाहता हूँ पर मेरे फेस की वजह से मैं ये कर नहीं पाऊंगा। तब विज़र्ड किंग कहते हैं अगर तुम्हारी यही प्रॉब्लम है तो मैं तुम्हें ये मास्क देता हूँ। और तब कैप्टन विलियम कहते हैं और वही एक दिन था जिस दिन मैंने विज़र्ड किंग का साथ देने की कसम खा ली थी। तब कैप्टन यामी सोचते हैं इसकी अपीयरेंस को देखकर लग रहा है जैसे कि ये हमें धोखा नहीं दे रहा है और इसकी की मुझे बता रही है कि ये झूठ भी नहीं बोल रहा है, तो इसका मतलब शायद मुझे ही कुछ गलत लगा था। और तब कैप्टन यामी कैप्टन विलियम से अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगते हैं। और तब यहाँ कैप्टन विलियम को उनके टीम मेंबर बताते हैं कि डायमंड किंगडम के बाकी लोग यहाँ से जा चुके हैं। और तब कैप्टन विलियम अपने टीम मेंबर्स को बाकी लोगों की मदद करने के लिए कहते हैं। और तब यहाँ फिनरल कहता है लगता है यहाँ पर सारी लड़ाई खत्म हो चुकी है, तो चलो अब कैप्टन यामी को ढूंढा जाए। और तब हम यहाँ देखते हैं जैसे ही चामी यूनो के पास आती है वो और सिल्क फिर से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। और तब फिनरल चामी और आस्था को लेकर वहाँ से चला जाता है। और तब यहाँ लैंग्रेस कहता है तुम्हें अपने दोस्त चुनने से पहले ध्यान से सोच लेना चाहिए यूनो। क्या तुम्हें ऐसे लोगों के साथ रहने में शर्म नहीं आती है? तब यूनो कहता है पर मुझे ऐसा क्यों लगेगा, आस्था मेरा राइवल है और मुझे उस पर पूरा गर्व है। और तब लैंग्रेस हंसते हुए कहता है क्या राइवल? क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्या तुम लोग किसी तरह का कोई कंपटीशन कर रहे हो? तब यूनो हाँ कहता है। और तब यहाँ फिनरल भी यही सवाल पूछ रहा होता है। और तब वो दोनों कहते हैं हम दोनों एक दिन जरूर आमने सामने होंगे क्योंकि हम दोनों ही विज़र्ड किंग बनना चाहते हैं। और तब लैंग्रेस हंसने लगता है और कहता है क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्या तुमने कभी ये सुना है कि कभी एक आम सा इंसान विज़र्ड किंग बना हो? तब यूनो कहता है पर ये कहाँ लिखा है कि कोई आम इंसान विज़र्ड किंग नहीं बन सकता और उसके लिए मैं सबसे पहले गोल्डन डॉन का कैप्टन बनूंगा। तब लैंग्रेस कहता है तो इसका मतलब तुम तो पूरी तरह से मुझे इग्नोर कर रहे हो। और तब जैसे ही क्लाउस वहाँ आता है वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और तब यहाँ मार्क्स किटन के सेफ होने की न्यूज विज़र्ड किंग को देता है। और तब विज़र्ड किंग सोचते हैं आखिरकार मुझे समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने आखिरकार किटन पर हमला ही क्यों किया था। आखिरकार वो लोग चाहते ही क्या थे। और तब हम यहाँ देखते हैं लोटस बैटल की सारी इंफॉर्मेशन किसी को दे रहा होता है। तब वो पर्सन कहता है उनके पास तो काफी ज्यादा अच्छे मैजिक हैं और मुझे लगता है उन जनरल्स की बारी भी खत्म हो चुकी है और अब हम जैसे मेज वॉरियर्स को न्यू जनरल्स की हॉस्पिटल में एक डॉक्टर कैप्टन वर्मिलियन का ख्याल रख रहा होता है। पर तभी उन्हें एक शोर सुनाई देता है और यहाँ हम देखते हैं कैप्टन यामी आस्था को पकड़कर डॉक्टर के पास ले जा रहे होते हैं और वो कहते हैं तो तुम्हें बिना लड़े चैन नहीं मिलता है, मैंने तुम्हें लड़ने से मना किया था ना। और आस्था उनसे माफिया मांग रहा होता है। और तब कैप्टन यामी उसे एक डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। तब आस्था पूछता है आखिरकार ये कौन है? तब कैप्टन यामी कहते हैं ये किंगडम का सबसे अच्छा डॉक्टर है और इसने एक बार तो मेरी कटी हुई बाजू को भी ठीक कर दिया था, तो शायद ये तुम्हें ध्यान से देख सके। और तब वो डॉक्टर हंसते हुए कहते हैं मेरा नाम ओमन है और मैं सीधा विज़र्ड किंग को रिपोर्ट करता हूँ, तो बताओ मैं तुम्हारी किस तरह मदद कर सकता हूँ। और तब आस्था उसे अपना नाम बताता है। और तब ओमन कहते हैं मैंने तुम्हारे बारे में यामी से बहुत कुछ सुना है कि कैसी तुम्हारी स्वॉर्ड किसी भी मैजिक को काट सकती है। और तब आस्था सोचता है ये डायरेक्टली विज़र्ड किंग के अंडर काम करते हैं, ये कितनी औसम बात है। और तब हम देखते हैं वो डॉक्टर आस्था का चेकअप करने लगते हैं और कहते हैं तुम चिंता मत करो,
मेरे स्पेल की मदद से मैं तुम्हारी चोट खाने वाली जगह को अच्छे से एनालाइज कर सकता हूँ और उसे हील कर सकता हूँ। तो चलो फिर तुम्हें कुछ मैजिक से ठीक किया जाए। और तब हम देखते हैं वो डॉक्टर आस्था को कुछ बताता है, जिसे सुनकर आस्था बहुत शॉक हो जाता है। और यहाँ हम देखते हैं फिनरल भी बाहर उनकी बातें सुन लेता है, जिसे सुनकर वो भी पूरी तरह से शॉक हो जाता है। और तब हम देखते हैं कुछ टाइम बाद कैप्टन यामी भी वहाँ आ जाते हैं और तब फिनरल उन लोगों को लेकर वापस बेस पहुँच जाता है। तब यहाँ कैप्टन यामी अनाउंस करते हैं कि तुम में से काफियों ने नोटिस किया होगा कि हमारे सारे नेगेटिव स्टार्स खत्म हो चुके हैं, तो इसलिए आज हम सभी लोग पार्टी करेंगे। और यहाँ हम देखते हैं सभी लोग उस पार्टी को लेकर बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और अपने अपने तरीके से उसे एंजॉय करने लगते हैं। और तब यहाँ गोल्डन कह रहा होता है कि हमें हमेशा अपना खाना स्पेशल फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहिए और आस्था और मैं बहुत स्पेशल फ्रेंड्स हैं। और तब यहाँ नोवेल आस्था से कहती है शायद इन हाथों की वजह से तुम खाना नहीं खा पाओगे, तो लगता है मुझे ही तुम्हें खाना खिलाना पड़ेगा। पर हम देखते हैं आस्था अपने पैरों की हेल्प से खाने की स्टिक को उठा लेता है, जिससे नोवेल गुस्सा हो जाती है और उसे दूर फेंक देती है। और तब हम देखते हैं कैप्टन यामी सभी को अपनी अपनी एक स्पेशल ट्रिक दिखाने के लिए कहते हैं और यहाँ हम देखते हैं सभी लोग अलग अलग ट्रिक्स दिखाने लगते हैं। तब आस्था उस पार्टी से सोने का कहकर वहाँ से चला जाता है। तब यहाँ नोवेल मैग्ना से पूछती है क्या तुम्हें आस्था थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है? तब मैग्ना कहता है सही कहा, मैंने आज तक आस्था को कभी इतनी जल्दी किसी पार्टी से जाते नहीं देखा। और तब सभी लोग इसके ऊपर अपने अपने कमेंट्स देने लगते हैं। तब फिनरल कहता है सभी लोग ध्यान से सुनो, जब आस्था को हील किया जा रहा था तब मैंने कुछ सुना। डॉक्टर ने कहा है कि उसकी आर्म्स कभी ठीक नहीं होंगी, जिसे सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। और तब हमें यहाँ डॉक्टर और आस्था की कन्वर्सेशन दिखाई जाती है, जहाँ डॉक्टर उसे कह रहे होते हैं कि आस्था, तुम्हारे ऊपर किसी एंशिएंट कर्स से हमला किया गया है और ऊपर से तुम्हारी बोन्स भी टूट चुकी हैं और इसे तो मेरा मैजिक भी ठीक नहीं कर सकता। और तब यहाँ कैप्टन यामी कहते हैं अगर ये बात किंगडम के बेस्ट जादूगर ने कही है तो ये बिल्कुल सच होगी। और तब सभी लोग रोने लगते हैं। तब यहाँ वेनेसा कहती है उसके पास कोई मैजिक भी नहीं है और ऊपर से अब उसके साथ ये सब कुछ हो रहा है। और तब यहाँ आस्था अपनी जर्नी और डॉक्टर की बात को याद कर रहा होता है, जिन्होंने उससे कहा था कि मुझे माफ करना आस्था, पर तुम अब कभी भी अपनी तलवार नहीं उठा पाओगे। और सभी लोग उसे चुपचाप देख रहे होते हैं। तब आस्था चिल्लाते हुए कहता है मैं ऐसे कभी हार नहीं मान सकता, चाहे अब मैं अपनी तलवार नहीं उठा सकता पर मैं फिर भी लड़ने का कोई न कोई तरीका जरूर ढूंढ लूंगा। और तब आस्था को रेवची की बात याद आती है, जिसने उससे कहा था कि मेरी चेन्स किसी के भी मैजिक का पता लगा सकती है, पर तुम्हारे अंदर तो कोई मैजिक ही नहीं है। और तब यहाँ आस्था कहता है मैंने उस टाइम सोचा था कि मैं हार मान लूंगा, पर ऐसा आगे कभी नहीं होगा। तब सभी लोग उसकी ये बातें सुनकर बहुत खुश हो रहे होते हैं। और तब यहाँ वेनेसा सोचती है सही कहा आस्था, तुम हार नहीं मान सकते। मैं शायद ऐसी जगह जानती हूँ जहाँ शायद तुम्हें ठीक करने का रास्ता मिल जाए। और यहाँ हम देखते हैं जैसे ही अगले दिन आस्था उठता है, वो देखता है वहाँ बहुत शांति होती है। और तब आस्था को नोवेल और फिनरल दिखाई देते हैं। और तब नोवेल कहती है तो चलो फिर, इसका मतलब सभी लोग यहाँ से जा चुके हैं। तब फिनरल कहता है आखिरकार वो लोग इतने सीक्रेटिव क्यों हो रहे थे? वो तो ऐसी हरकतें कर रहे थे जैसे कि उन्हें कोई जरूरी काम हो। और मुझे पता है कि वो सभी लोग आस्था को ठीक करने के लिए कोई न कोई रास्ता ढूंढने गए हैं, जैसे कि मैग्ना और लक को ही देख लो। वो लोग फोरसेकन रेल्म में कुछ डंजन ढूंढने गए हैं और यहाँ घोष और गोल्डन लाइब्रेरी में बैठ के अलग अलग शराबों पर रिसर्च कर रहे हैं। और यहाँ हम देखते हैं घोष पहली बार अपनी बहन को छोड़कर आस्था के बारे में फिक्र करता है, जिसे देखकर गोल्डन भी हैरान हो जाता है। और तब फिनरल कहता है और यहाँ चामी और ग्रे आस्था को ठीक करने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स ढूंढने गए हैं। तब नोएल कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो सभी लोग एक कॉमनर के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। और तब हम देखते हैं फिनरल और नोवेल आस्था की तारीफें करने लगते हैं। और तब फिनरल कहता है चाहे उसके पास कोई मैजिक हो या ना हो, पर उसने कभी हार नहीं मानी है। तब नोएल कहती है वो हमेशा लड़ाई में सबसे आगे रहा है और उसने हमेशा हमसे ज्यादा कोशिश की है। और तब नोएल आस्था की सारी लड़ाइयों को याद करने लगती है और कहती है आस्था की वजह से ही आज मैं लड़ पा रही हूँ और उसने सबकी मदद की है, तो इस टाइम ये हमारा फर्ज बनता है कि इस टाइम हम उसकी मदद करें।
तब यहाँ आस्था रोते हुए कहता है, मैं हमेशा से इस बात के लिए गुस्सा था कि मेरे पास कोई मैजिक नहीं है, और मुझे इस बात की सबसे ज्यादा खुशी है कि मेरे पास बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। और तब कैप्टन यामी कहते हैं, काश ये लोग अपने काम को भी इतना सीरियसली लेते। और तब यहाँ फिनरल कहता है। तो चलो नोएल, आज हम लोग इकट्ठे काम करेंगे। तब नोएल उसे मुक्का मारकर कहती है, मुझे अभी कहीं और जाना है, तो तुम मुझे वहाँ छोड़कर कहीं और जा सकते हो। और तब हम देखते हैं वो लोग भी वहाँ से चले जाते हैं। और तब हम देखते हैं वो लोग एक आदमी से मिलने जाते हैं, और वो जैसे ही उसके घर के अंदर पहुँचते हैं, हम देखते हैं वो वहाँ नंगा घूम रहा होता है। और तब नोवेल उस पर हमला कर देती है। और तब हमें बताया जाता है कि जिससे नोवेल और फिनरल मदद मांगने आए हैं उसका नाम है फेंजल क्रूगर। और तब हमें 5 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मैजिक नाइट एंट्रेंस एग्जाम से पहले आस्था और यूनो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। और यहाँ हम देखते हैं आस्था अपनी नई नई तलवार के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है और कहता है, मैंने आज से पहले तलवार नहीं चलाई है, तो पता नहीं अब मैं इस तलवार के साथ क्या करूँगा, और न ही मुझे इतना पता है कि मैं इस तलवार को कैसे चलाऊंगा। और तब हम वहाँ देखते हैं क्रूगर वहाँ चिल्लाते हुए भाग रहा होता है और उसके पीछे एक पिग पड़ा होता है। और तब आस्था उसे बचा लेता है। और तब हम देखते हैं वो दोनों मिलके खाना खाने लगते हैं। और तब यहाँ आस्था पूछता है, क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि तुम नंगे क्यों घूम रहे हो? तब क्रूगर कहता है, क्योंकि जब भी मैं फिशिंग करता हूँ तब मुझे गीला होना बिल्कुल पसंद नहीं होता। और तब क्रूवर आस्था को थैंक यू कहने के लिए अपने घर इनवाइट करता है। और तब आस्था उसे अपनी तलवार और मैजिक नाइट एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बताता है और क्रूवर से पूछता है, आखिरकार तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब क्रूवर कहता है, मैं किसी का वेट कर रहा हूँ। तब आस्था कहता है, पर क्या ये जगह किसी मीटिंग के लिए अजीब नहीं है? तब क्रूवर कहता है, इसे एक्सप्लेन करना थोड़ा हार्ड है, पर मुझे ये बताओ, क्या तुम भी बाहर रह रहे हो? तो क्यों ना तुम जब तक ट्रेनिंग कर रहे हो तब तक मेरे साथ ही रुक जाओ। तब आस्था कहता है, थैंक यू, पर मुझे लगता है तुम सिर्फ मेरे पोट पोटैटोज चाहते हो। तब क्रूवर कहता है, तुम्हें हमेशा अपने कनेक्शंस को बचा के रखना चाहिए, चाहे वो एक दिन चले जाएंगे पर फिर भी उनका एक्सपीरियंस हमेशा तुम्हारे दिल में रहेगा। और तब हम देखते हैं वो आस्था को वुड काटने के लिए कहता है। और तब हम देखते हैं आस्था उसके साथ रहने के लिए मान जाता है। और तब यहाँ आस्था अपनी स्वॉर्ड के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है और कहता है, लगता है ये काम नहीं कर रहा है। तब क्रूगर कहता है, ये शायद इसलिए है क्योंकि तुम अपने वेट को अपनी नीज पर कैरी नहीं कर रहे हो, और शायद तुम्हें ये प्रॉब्लम आ रही है कि तुम एक हमले के बाद दूसरी बार अपनी तलवार को नहीं घुमा पा रहे हो। तब आस्था हाँ कहता है। तब क्रूवर कहता है, मेरे पास इसके लिए एक सुझाव है, तुम्हें हमेशा अपनी टोस को उस साइड पॉइंट करना चाहिए जहाँ पर तुमने अपनी तलवार को पॉइंट किया है, और अपने राइट फुट को अपने लेफ्ट फुट से आगे रखना चाहिए। तो चलो फिर अब इसे ट्राई करो। और तब हम देखते हैं आस्था ये करने में कामयाब हो जाता है। और तब आस्था पूछता है, क्या तुम भी तलवार चलाते हो? और तब क्रूवर कहता है, मैं तलवार नहीं चलाता हूँ, रुको जरा मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और तब हम देखते हैं वो एक लकड़ी को उठाकर हथकड़ी मान जाता है, जिससे आस्था बहुत खुश हो जाता है। तब क्रूवर कहता है, आस्था आखिरकार तुम अपने आप को इतना ट्रेन क्यों कर रहे हो? तब आस्था कहता है, क्योंकि मैं विज़र्ड किंग बनना चाहता हूँ। तब क्रूवर कहता है, ठीक है, तब आस्था कहता है, क्या तुम हंसोगे नहीं? तब क्रूवर कहता है, पर ऐसा मैं क्यों करूँगा? तब आस्था कहता है, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है। तब क्रूवर कहता है, ये तुम कैसे कह सकते हो? अभी तक तो तुमने ट्राई भी नहीं किया है। तो इसलिए मुझे प्रॉमिस करो आस्था कि मैं तुम्हें जो कुछ भी सिखाऊंगा तुम उसे सिर्फ अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए यूज करोगे, और उसे सिर्फ अच्छे कामों के लिए यूज करना, और जो भी मैं तुम्हें सिखाऊंगा उसे कभी भी बुरी चीजों के लिए इस्तेमाल मत करना। तब आस्था कहता है, तुम्हें ये सब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और तब वो दोनों आपस में इस बात के लिए प्रॉमिस करते हैं। और तब हम यहाँ देखते हैं क्रूवर आस्था को ट्रेनिंग करवाना शुरू कर देता है। और तब यहाँ शाम को आस्था कहता है, मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि अगर तुम इतना अच्छा लड़ सकते हो तो तुम उस रात उस पिग से डर के क्यों भाग रहे थे? तब क्रूगर कहता है, उस टाइम मेरे पास अपनी ग्रिमोर नहीं थी, और मैं एक तलवारबाज के तौर पर इतना अच्छा भी नहीं हूँ। तब आस्था कहता है, पर तुम टीचर बहुत अच्छे हो। तब क्रूवर कहता है, तुमने सही कहा, मैंने एक बार कुछ बच्चों को सिखाया था, और शायद मेरे हिसाब से मैंने 100 से भी ज्यादा बच्चों को सिखाया है, और अगर तुम्हारी बात की जाए तो तुम उन 100 बच्चों में से 3rd पोजीशन पर आओगी, और शायद टॉप 1 भी
एमपी बन सको, क्योंकि जो फर्स्ट रैंक पे आता है वो स्वॉर्ड का यूज नहीं करता है, तो शायद हमें ये कंसीडर नहीं करना चाहिए। पर मुझे लगता है कि तुम एक मैजिक नाइट के तौर पर बहुत अच्छा काम करोगे। और तब हम देखते हैं आस्था फिर से ट्रेनिंग के लिए एक्साइटेड हो जाता है। और तब हम देखते हैं वहाँ एक लड़की आ जाती है। और तब क्रूगर कहता है, क्या तुम्हें कुछ पता चला मेरिएला? तब आस्था कहता है, आखिरकार ये कौन है? तब क्रूगर कहता है, ये मेरी स्टूडेंट है जिसे मैंने अपनी फियांसे को ढूंढने के लिए कहा था। तब आस्था कहता है, पर तुम खुद क्यों उसे ढूंढने नहीं गए? तब क्रूगर कहता है, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता जिसकी वजह से मेरी तरफ ध्यान आकर्षित हो। और तब आस्था खुद को मेरिएला को इंट्रोड्यूस करवाता है और कहता है, ये ओल्ड मैन मुझे तलवार चलाना सिखा रहा है। तब मेरिएला कहती है, तुम इसे ओल्ड मैन नहीं कह सकते। ये चाहे ऐसे दिखते हो पर तुम इन्हें ऐसे नहीं कह सकते। तब आस्था कहता है, पर मैं इसे ऐसा क्यों नहीं कह सकता? तब मेरिएला कहती है, अगर तुम इनके बारे में जानते तो तुम इन्हें इज्जत से बुलाते। और तब हम देखते हैं वो दोनों इसी बात को लेकर लड़ते रहते हैं। और अपनी सिचुएशन बताई जिसमें उसने बताया कि वो और उसकी फियांसे डायमंड किंगडम की आर्मी से बिलोंग करती है और उनके बुरे कामों की वजह से उन लोगों ने उस आर्मी को छोड़ने का फैसला कर लिया था। पर कुछ लोगों के पीछा करने की वजह से वो दोनों अलग हो गए। और उसके बाद क्रूगर ने अपनी स्टूडेंट मेरिएला की मदद से डेमिएंटो को ढूंढने के लिए कहा और इसी स्टूडेंट ने क्रूगर की वहाँ से भागने में मदद भी की थी। और क्रूगर जानता था कि अगर उसने कुछ भी हलचल की तो दुश्मन उसे ढूंढ निकालेंगे। और तब यहाँ मेरिएला कहती है, मुझे डेमियांते की ये मैजिक स्टिक मिली है और उसके आसपास बहुत ज्यादा ब्लड भी मिला है। और तब क्रूगर वहाँ से थोड़ी हवा खाने के लिए चला जाता है। और तब मेरिएले उससे मिलने आती है और कहती है, मास्टर मुझे माफ कीजिएगा पर मुझे आपसे किसी चीज के बारे में बात करनी है। क्या आपको याद है जब आपने मेरी और बाकी स्टूडेंट्स के भागने में मदद की थी? और तब क्रूगर हाँ कहता है और बाकियों का हाल पूछता है। तब मेरिएला कहती है, मेरे अलावा बाकी सभी लोग मर चुके हैं और उन्हें डायमंड किंग के असैसिन्स ने मार दिया है। और तब हम देखते हैं मेरिएला क्रूगर को चाकू मार देती है और वहाँ डायमंड किंगडम के सोल्जर्स आ जाते हैं। तब क्रूगर कहता है, आखिरकार तुम कर क्या रही हो? तब मेरिएला कहती है, अब मैं डायमंड किंगडम को उन लोगों की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हूँ जो लोग गद्दार हैं और इसी वजह से मैं अभी तक जिंदा हूँ। और आप चिंता मत कीजिए, हम आपको अभी नहीं मारेंगे क्योंकि मुझे इंस्ट्रक्शन मिली है कि आपको वहाँ तक जिंदा वापस लाना है। और अगर आप यहाँ से भागने के बारे में सोच रहे हैं तो भूल जाइए क्योंकि ये जगह चारों तरफ से घिरी हुई है और वो जादूगर अपने फाइनल स्टेजेस तक पहुंच चुका है। तो इसलिए अब हमें आपकी मदद चाहिए ताकि हम उसे ठीक कर सके। तब क्रूगर कहता है, उस लड़के का नाम मार्स है, तो ऐसे बात करना बंद करो जैसे कि वो किसी तरह का वेपन हो। और तभी हम देखते हैं आस्था वहाँ क्रूगर को बचाने आ जाता है और कहता है, क्या तुम ठीक हो? और मेरिएला क्या तुम इस बूढ़े आदमी की शुक्रगुजार नहीं हो? तब मेरिएला कहती है, मैं अभी भी इनकी इज्जत करती हूँ क्योंकि इन्हीं की वजह से मैं अभी तक जिंदा खड़ी हूँ। पर फिर भी मुझे एक काम के लिए इनकी जरूरत है, तो इसलिए हमारे रास्ते से हट जाओ क्योंकि मुझे नहीं लगता तुम इस बूढ़े आदमी के लिए मरना चाहते हो। पर आस्था वहाँ से जाने से मना करने लगता है। तब क्रूगर कहता है, मेरिएला सही कह रही है आस्था, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए और तुमने मुझसे वादा किया था कि मैं तुम्हें जो भी सिखाऊंगा वो तुम सिर्फ अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए यूज करोगे। तो इसलिए तुम्हें किसी ऐसे इंसान के लिए अपनी स्किल्स को यूज नहीं करना चाहिए जिसे तुम जानते भी नहीं हो। तब आस्था कहता है, मैं तुम्हें जानता हूँ। तब क्रूगर कहता है, मेरी चिंता मत करो, मुझे यहाँ कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारी मदद के बिना भी इन सभी को संभाल लूंगा और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इनके हाथों नहीं मारा जाऊंगा। तब आस्था कहता है, मैं तुम्हारी इस बात पर विश्वास कर रहा हूँ। क्रूगर सोचता है मुझे माफ करना आस्था, पर तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। और अपनी फियांसे को याद करता है। पर हम देखते हैं आस्था हमला कर देता है। तब क्रूगर कहता है, आस्था प्लीज यहाँ से चले जाओ, मेरे अंदर जीने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं बची है। तब आस्था कहता है, आखिरकार तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे अंदर ये ऑटोमेटिकली नहीं आएगा, पर इसके लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर तुम इस बात को समझते हो तो खड़े हो जाओ और मेरा साथ दो। और तब हम देखते हैं डायमंड किंगडम के जादूगर आस्था पर हमला कर देते हैं। और तब हम देखते हैं क्रूगर भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है
और उन सभी जादूगरों को दूर फेंक देता है। पर हम देखते हैं वहाँ और भी ज्यादा जादूगर आ जाते हैं। तब आस्था क्रूवर से कहता है, क्या तुम अभी से हार मान रहे हो? तब क्रूवर कहता है, हम खुद ही डिसाइड करते हैं कि हम कब हार मानना चाहते हैं और यही बात तुमने मुझे अभी सिखाई है, तो इसलिए मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा। और तभी हम देखते हैं मेरिएला सभी को वापस जाने का ऑर्डर देती है। तब आस्था पूछता है, आखिरकार तुम ये क्यों कर रही हो? तब मेरिएला कहती है, किसी ने मुझे एक बार सिखाया था कि जब भी तुम सरप्राइज अटैक करते हो तो तुम 3 टाइम्स बड़ी फौज लेकर जाते हो, और अगर तुम्हें लगे कि तुम हार रहे हो तो तुम्हें अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज कर लेना चाहिए। पर तुम ये मत सोचना कि मैंने अभी हार मान ली है, देखना एक दिन मैं वापस जरूर आऊंगी। और तब क्रूवर कहता है, मैं आज के बाद हार नहीं मानूंगा और मुझे पूरा यकीन है कि मेरिएला कहीं न कहीं मेरा इंतजार कर रही होगी, तो इसलिए अब मैं उसे ढूंढूंगा। तब मेरिएला कहती है, तो चलो देखते हैं तुम क्या कर पाते हो, और शायद तब तक ये लड़का भी तुम्हें सही से इज्जत देना सीख जाए। और तब हम यहाँ देखते हैं क्रूवर जाने के लिए तैयार होता है। तब आस्था पूछता है, क्या तुम अभी जा रहे हो? तब क्रूवर कहता है, मुझे समझ में आ गया है कि मुझे अपनी जिंदगी के साथ कुछ करना होगा। मैंने अभी सोचा तो नहीं है कि मैं क्या करूँगा, पर मैं फिर भी डोमिना को ढूंढ कर रहूंगा और उसे ढूंढे बिना मरूंगा नहीं। और तब वो आस्था को अपनी ड्रीम की तरफ बढ़ने का कहकर वहाँ से चला जाता है। और तब हम यहाँ देखते हैं क्रूवर के पीछे फिर से एक जानवर पड़ जाता है और वो आस्था को मदद करने के लिए कहता है। तब आस्था कहता है, अब तुम्हें खुद कुछ करना। और तब हमें उसके बाद का सीन दिखाया जाता है जब आस्था को मार्क्स के साथ लड़ाई में चोट लगी थी। और तब हम देखते हैं नोवेल ब्लैक बुल्स के बेस के बाहर आस्था के लिए जड़ी बूटी ढूंढ रही होती है। और तब हम देखते हैं क्रूगर बिना कपड़ों के वहाँ आ जाता है और नोवेल उसे देखकर उस पर हमला कर देती है। और तब हम देखते हैं नोवेल भागकर ब्लैक बुल्स के बेस के अंदर चली जाती है और क्रूगर भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। और तब हम देखते हैं सभी लोग उसे बांध देते हैं। और तब कैप्टन यामी पूछते हैं, आखिरकार तुम मेरे स्क्वाड मेंबर के साथ कर क्या रहे थे? तब क्रूगर कहता है, आपको कोई गलतफहमी हुई है, मुझे तो बस कुछ लोगों ने लूट लिया था। पर हम देखते हैं कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा होता। और तभी हम देखते हैं आस्था वहाँ आ जाता है और क्रूगर से पूछता है, आखिरकार तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब क्रूगर कहता है, तो इसका मतलब तुम मैजिक नाइट स्क्वाड में एंटर कर ही गए। और उसे बधाई देता है। और तब हम देखते हैं वो लोग उसे छोड़ देते हैं। और तब कैप्टन यामी कहते हैं, क्या हम पहले भी कहीं मिले हैं? तब क्रूवर मना कर रहा होता है। और तब आस्था पूछता है, आखिरकार तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तब क्रूवर कहता है, इससे मुझे याद आया, तुम्हारा नाम नोवेल है ना? मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें डरा दिया, पर मैं तो तुमसे बस ये पूछना चाहता था कि आखिरकार तुम्हारे पास ये जादुई छड़ी आई कैसे? और तब नोवेल कहती है, तुम बस यही पूछने आए थे? तब क्रूवर कहता है, हाँ, क्योंकि मैं इसे बनाने वाली को ढूंढ रहा हूँ। जिसने इसे बनाया है उसका नाम डोमिना है। तब आस्था कहता है, वो तो तुम्हारी फियोंसे है ना? तब नोवेल कहती है, पर जिसने मुझे ये दिया है उसका नाम कोड था। तब क्रूगर कहता है, ये वही है क्योंकि उसका फुल नेम डोमियांते कोड है। तो फिर ये तुम्हें कहाँ से मिली? तब नोवेल कहती है, ये मुझे कैसल की ब्लैक मार्केट से मिला है। तब आस्था कहता है, डोमियांते अभी जिंदा है तो तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। और तब वेनिसा उसे वहाँ ले जाने की बात करती है। तब क्रूगर कहता है, थैंक यू नोवेल, अब मैं तुम्हारी वजह से अपने प्यार से मिल पाऊंगा। और तब कैप्टन यामी फिंडर को उसे वहाँ से भेजने के लिए कहते हैं। और तब क्रूगर कहता है, आस्था, मुझे तुम्हें देखकर खुशी हुई। तो चलो अब हम कभी और मिलेंगे, और याद रखना तुम्हें एक दिन विज़र्ड किंग बनना है। और तब हम देखते हैं ब्लैक बुल्स के बेस पर हमला हो जाता है। तब क्रूगर कहता है, लगता है ये वही लोग हैं जो मेरे पीछे थे। अब मुझे यहाँ से जल्द निकलना होगा। और तब यहाँ कैप्टन यामी कहते हैं, आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है, और अब मुझे ये बताओ मुझे इसके लिए किसे मारना है? और तब हम यहाँ देखते हैं मेरिएले और डायमंड किंगडम की स्क्वाड ब्लैक बुल के बेस पर हमला कर रही होती है। और तब मेरिएले वहाँ से जाने के लिए कहती है। और तब हम देखते हैं कमांडर गिगिलियो उसके लिए अपने स्पेशल मैजिक से रास्ता बनाते हैं और कहते हैं, पता नहीं ये अटैक सही से होगा भी या नहीं, पर तुम्हें ये याद रखना कि तुम मेरी वजह से यहाँ जिंदा खड़ी हो। तब मेरिएला कहती है, मैं ये जानती हूँ, तो इसलिए मैं आपको एक एडवाइस देना चाहती हूँ। मेरे टीचर सच में बहुत स्ट्रॉन्ग है। और तब हम देखते हैं कमांडर गिगिलियो जैसे ही ब्लैक बुल्स के बेस पर हमला करने के लिए कहता है, हम देखते हैं नोवेल उसके आसपास अपनी एक शील्ड बना लेती है। और तब क्रूवर जैसे ही बाहर आता है डायमंड किंगडम के लोग उस पर हमला कर देते हैं और हम देखते हैं लॉक और मैग्ना उन्हें हरा देते हैं। और तब हम देखते हैं घोष कमांडर गिगिलियो के पास आ जाता है और कहता है, तो तुम इसके कमांडर हो, तो चलो इसे जल्दी खत्म करें ताकि मैं मैरी से जल्द मिल सकूं। और वो उस पर हमला कर देता है। और तब हम देखते हैं कैप्टन यामी भी बाहर आ जाते हैं और वो एक ही स्लैश से
बहुत सारे लोगों को उड़ा देते हैं। और तब हम देखते हैं चामी भी उन लोगों पर हमला कर देती है। और तब यहाँ कमांडर गिगलियो सोचते हैं तो ये वाटर बैरियर हमें रोकने के लिए नहीं है, ये इसलिए है ताकि वो खुद ही अपनी जगह को खत्म ना कर दे। और तब हम देखते हैं क्रूगर आकर उस कमांडो को पीछे से पकड़ लेता है। और तब कमांडर गिगलियो कहते हैं तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि हमने तुम्हारी फियांसे को पकड़ रखा है और मेरिएला अभी उसी की तरफ जा रही है और तुम ये भी नहीं जानते कि हमने उसे कहाँ छुपा कर रखा है। और तब क्रूगर कहता है ये तो वैसे ही हो रहा है जैसे कैप्टन यामी ने कहा था, और तुम चिंता मत करो, मेरे स्क्वाडमेट्स अभी तुम्हारे हॉस्टेज के पास ही जा रहे हैं। और तब हम देखते हैं वो क्रूवर नहीं ग्रे होती है। और यहाँ हम देखते हैं क्रूवर की फियांसे उसे देखकर उसे बहुत मारती है और उसके बाद उसके गले लग के बहुत रोने लगती है। और तब वो नोवेल को उसे वहाँ लाने के लिए थैंक यू कहती है। और तब डोमिना कहती है और तुम जरूर आस्था होगे, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। तब आस्था कहता है पर किससे? तब डोमिना मेरिएला की तरफ इशारा करती है। तब आस्था कहता है आखिरकार तुम यहाँ क्या कर रही हो? तब मेरिएला कहती है मैं यहाँ पर किसी को चोट पहुँचाने नहीं आई हूँ, और वैसे भी एक अकेली लड़की क्या कर सकती है? तब आस्था कहता है तुमने और तुम्हारे साथियों ने क्रूवर को बहुत चोट पहुँचाई है, तो हम तुम पर विश्वास कैसे कर सकते हैं? तब मेरिएला कहती है मैं कुछ भी गलत नहीं करना चाहती और मैं बस तुम लोगों को इस्तेमाल कर रही हूँ। तब क्रूगर कहता है आखिरकार तुम्हारा मतलब क्या है? और तब यहाँ कमांडर गलीलियो सोच रहे होते हैं कि क्या ये सब कुछ मेरिएला ने जानबूझ के किया है? क्या उसे पता था कि यहाँ पर ब्लैक बुल्स का बेस है? और तब यहाँ आस्था कहता है तो तुम ये कहना चाहती हो कि तुमने ही उन लोगों को इस जाल में फंसाया है? तब मेरिएला कहती है सही कहा। उसके बाद मैं यहाँ आ गई ताकि मैं डोमियाना को बता सकूं कि मास्टर यहाँ आ रहे हैं, पर तुम लोग मुझसे पहले ही यहाँ पहुँच चुके थे और मैं तुम्हारे लिए यहाँ से भागने के लिए एक मैप भी लाई हूँ। तब आस्था कहता है पर मुझे समझ नहीं आ रहा तुम ये कर क्यों रही हो? तब मेरिएला कहती है ये सब कुछ हमने डायमंड किंगडम को हराने के लिए किया है। हमने जो असैसन आज आए थे और 60 और असैसन्स को खत्म कर दिया है, और उसके बाद हम क्रूवर और डोमियाना को भागने में मदद करेंगे। और ये हमारा उस ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ रिवेंज है जिन्होंने हमें कंट्रोल करने की कोशिश की थी। तब आस्था कहता है पर तुम अब ये सब कुछ क्यों कर रही हो? तब मेरिएला कहती है मैं भी अपने मास्टर की तरह इस सिस्टम से तंग हो चुकी हूँ और मुझे पता है कि मैं पूरी जिंदगी भाग भी नहीं सकती हूँ, तो इसलिए इस रिवेंज को पूरा करने के बाद मैं खुद को क्लोवर किंगडम के मैजिक नाइट्स के हवाले कर दूंगी। और मैं कब से इसी सिचुएशन का इंतजार कर रही थी, और तब जैसे ही मैंने देखा कि मास्टर ब्लैक बुल्स के बेस के अंदर पहुँच चुके हैं, तो मुझे लगा अब मैं तुम लोगों का यूज करके इन सभी असैसन्स को मरवा दूंगी। तब क्रूवर कहता है जरा ध्यान से सोचो मेरिएला, तुम क्या कह रही हो? क्लोवर किंगडम के मैजिक नाइट्स तुम्हारे पास्ट की अकॉर्डिंगली तुम्हें बहुत ज्यादा खतरनाक सजा देंगे और वो ऑर्गेनाइजेशन तुम पर यहाँ भी हमला कर सकती है। तब मेरिएला कहती है मैं इसके बारे में जानती हूँ, पर मैं डेथ के अलावा किसी भी चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। मुझे याद है जब आस्था ने कहा था कि तुम्हें अपनी जिंदगी जीने के लिए खुद से ही एक रीजन ढूंढना चाहिए, तो इसलिए अगर मुझे कोई भी पनिशमेंट मिलेगी तो मैं उसे मान लूंगी और अपने किए हुए गुनाहों का प्रायश्चित करूंगी। और तब यहाँ गलीलियो कहता है मुझे नहीं लगता तुम ऐसा कर पाओगी। अगर तुम सच में मरना ही चाहती हो तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और तब हम देखते हैं कमांडर गलीलियो आस्था, क्रूवर और मेरिएला को अपने मैजिक में कैद कर लेते हैं। तब आस्था पूछता है आखिरकार ये क्या है? तब मेरिएला कहती है ये कमांडर गलीलियो का स्पेशल मैजिक है जिसके अंदर वो मैजिक सोल्जर्स को क्रिएट कर सकते हैं, और ये लोग सच में बहुत ताकतवर होते हैं। पर मुझे ये बताओ, क्या तुम सच में बिना सोचे समझे इस स्पेल के आगे आ गए? क्या तुमने ये भी नहीं सोचा कि तुम मर सकते थे? क्या तू पागल हो? तब आस्था कहता है अगर पागल होने से मैं किसी की जान बचा सकता हूँ तो मुझे ये मंजूर है, और अब मैं पहले जैसा नहीं रहा। अब मैं ब्लैक बुल स्क्वाड का मेंबर हूँ। तब मेरिएला कहती है पर मैं तो तुम्हारी दुश्मन हूँ ना। तब आस्था कहता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मुझे किसी की मदद करनी है तो मैं करके रहूंगा, और अगर तुम मेरी इसमें मदद करोगी तो मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है। और तब हम देखते हैं आस्था और क्रूवर लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। और तब हम देखते हैं कैप्टन यामी मैजिक नाइट हेडक्वार्टर्स को डायमंड किंगडम के लोगों को गिरफ्तार करके ले जाने के लिए कहते हैं। तब गोश कहता है आखिरकार ये बंदा है कौन और इतने लोग इसके पीछे क्यों पड़े हैं? तब कैप्टन कहते हैं अब मुझे याद आया, इसका पूरा नाम फ्रेंजिल क्रूगर है। ये डायमंड किंगडम आर्मी का कमांडर था और मैं इसे लड़ाई के मैदान में बहुत पहले मिला था, पर मैंने तो सुना था ये एक इंस्ट्रक्टर बन चुका है, पर शायद इसने उसे भी छोड़ दिया है। तब गोश कहता है तो आपके कहने का मतलब है कि हमने अपने दुश्मन के हाई कमांडर ऑफिसर की मदद की है। तब कैप्टन यामी कहते हैं इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तब गोश कहता है तो इसके लिए मुझे 1 हफ्ते की छुट्टी चाहिए। और तब हम यहाँ देखते हैं
आस्था और उसकी स्क्वाड कमांडर गिगिलियो को पकड़ लेते हैं और तब हम यहाँ देखते हैं क्रूगर और डोमिना वहाँ से जाने के लिए तैयार होते हैं। तब डोमिना कहती है, क्या हमारा ऐसे यहाँ से चले जाना ठीक होगा? तब आस्था कहता है, कैप्टन यामी को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम मेरिएला को भी अपने साथ लेकर जाना चाहते हो? तब डोमिना कहती है, मेरिएला नहीं, मुझे किडनैप होने से बचाया है और इसी की वजह से मैं क्रूवर से मिल पाई हूँ, तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तो नोवेल कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम लोग इतने नाइस हो। तब मेरिएला कहती है, देखो ये कह कौन रहा है? तुम जैसी स्क्वाड को तो कंट्रोल करना भी कितना आसान था, और वैसे भी अगर तुम यहाँ नहीं होते तो भी मैं ये सब कुछ संभाल लेती। तब नोवेल कहती है, तुम बस अपना ख्याल रख सकती हो जैसे कि तुम अब तक रख रही थी, और तुम्हें तो अपने आसपास के लोगों की भी बिल्कुल भी चिंता नहीं होती है और ना ही तुम उनके बारे में सोचती हो। पर मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, जब तुम्हारे आसपास ऐसे लोग होते हैं जो तुम्हारी केयर करते हैं, तब तुम्हारी प्रॉब्लम सिर्फ तुम्हारी ही नहीं होती, और अब तुम्हें इन दोनों के बारे में भी सोचना होगा। और तब हम देखते हैं आस्था क्रूवर को डोमिना का ध्यान रखने के लिए कहता है और क्रूवर उससे इस बात का वादा करता है और कहता है, क्या तुम्हें याद है मैंने तुम्हें कहा था कि मेरा सामान चोरी हो गया है, तो क्या तुम मुझे थोड़े पैसे दे सकते हो? तब आस्था कहता है, मुझे लगता है मुझे तुम्हें बचाना ही नहीं चाहिए था। और तब हम यहाँ देखते हैं नोवेल और फिनरल क्रूवर से मिलने आए होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है शायद वो मिलकर आस्था की बाजुओं का कुछ कर सके। और तब हम देखते हैं डोमिना क्रूवर को नंगे होने की वजह से मारने लगती है और तब नोवेल उन लोगों को आस्था की हालत के बारे में बताती है और उनसे उसे हील करने का रास्ता पूछती है। तब डोमिना कहती है, शायद एक जगह है जहाँ ये ठीक हो सकता है, जिसका नाम है द विचेस फॉरेस्ट, जो कि मेरा घर है, और शायद वहाँ की क्वीन हमारी मदद कर सके। और तब हम यहाँ देखते हैं वेनेसा भी विचेस फॉरेस्ट के गेट के बाहर होती है और वो उसे खोलने के लिए कहती है। और तब हम देखते हैं बहुत सारे क्रोस उसे अंदर ले जाते हैं। नोवेल विचेस के फॉरेस्ट के बारे में पूछती है और तब यहाँ डोमिना बताती है कि विचेस की फॉरेस्ट में बस वो औरतें रहती हैं जिनके पास कर्सिस और स्पिरिट मैजिक की नॉलेज होती है। तब नोवेल कहती है, पर रुको, अगर हम विचेस के बारे में बात करें तो? तब फिनरल कहता है, शायद तुम सही कह रही हो। अगर वेनेसा गायब हुई हो तो इसका मतलब यही है कि वो क्वीन से आस्था की बाहों को ठीक करने के बारे में पूछने गई है। तब डोमिना कहती है, पर वहाँ पर एक रूल है कि विचेस को बस उसी फॉरेस्ट में रहने की आजादी है, जिसका मतलब मैं और वेनेसा भगोड़े हैं। तो इसका मतलब वेनेसा के पास कोई स्ट्रॉन्ग मोटिव है जिस वजह से वो ये करने के लिए तैयार हुई है। पर मेरे केस में तो मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, पर मुझे विश्वास नहीं होता मैंने इसके लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, पर फिर भी इसने मुझे इतने बेकार घर में रखा है। और तब वो क्रूवर को मारने लगती है और तब डोमिना कहती है, पर अगर वेनेसा सच में वहाँ गई है तो ये उसके लिए बहुत खतरे की बात हो सकती है। मुझे ये तो नहीं पता कि ये क्या है, पर लोगों का कहना है कि वेनेसा क्वीन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी, तो अगर वो वापस वहाँ जाती है तो वो कभी भी वापस फॉरेस्ट से बाहर नहीं आ पाएगी। वहाँ की क्वीन इतनी खतरनाक है कि डायमंड किंगडम भी उससे लड़ने से डरते हैं और ना ही वो किसी की बात सुनती है। तो अगर तुम वहाँ जाने की सोच रहे हो तो याद रखना, तुम्हें क्वीन को गुस्सा नहीं दिलाना है, नहीं तो तुम आस्था को ठीक करने का हर एक चांस खो दोगे। और तब नोवेल कहती है, इसमें सोचना क्या है, हम जरूर जाएंगे। तो बताओ डोमिना वो है कहाँ? तब डोमिना कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। पर नोवेल उसे मना कर रही होती है। तब क्रूगर कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा क्योंकि मैं अपनी डार्लिंग को अकेला नहीं छोड़ सकता, और जब मुझे जरूरत थी तब आस्था ने भी मेरी बहुत मदद की थी, तो इसलिए मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। और तो मेरिएला भी जाने के लिए तैयार हो जाती है। और तब हम देखते हैं आस्था यहाँ ट्रेनिंग कर रहा होता है और तब हम देखते हैं क्रूवर और बाकी सभी लोग वहाँ आ जाते हैं और आस्था को वहाँ से उठा लेते हैं। तब आस्था पूछता है, आखिरकार तुम लोग कर क्या रहे हो? तब नोवेल कहती है, हम तुम्हें बाद में बताएंगे। और सोचती है, अगर हमने आस्था को अभी कुछ बताया तो वो हमें अपने लिए कुछ नहीं करने देगा, तो इसलिए अभी हम इसे कुछ नहीं बता सकते। पर हम देखते हैं आस्था फिर भी चुप नहीं कर रहा होता और तब क्रूवर उसका मुंह बंद कर देता है और तब सभी लोग क्रूवर को शाबाशी देने लगते हैं। और तब हम यहाँ देखते हैं कुछ विचेस आपस में बात कर रही होती हैं और वो कह रही होती हैं कि मैंने आज वेनेसा को यहाँ देखा है। तब दूसरी कहती है, अगर ये बात सच है तो वेनेसा को क्वीन से कोई नहीं बचा सकता। और यहाँ हम देखते हैं वो क्रोस वेनेसा को क्वीन के पास ले जाते हैं। तब क्वीन कहती है, ये इम्परफेक्ट है और मैं सिर्फ तुम्हारी ही बात नहीं कर रही हूँ, मेरा प्लान भी बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं था, क्योंकि अगर वो परफेक्ट होता तो तुम यहाँ से कभी नहीं भागती। पर अगर तुमने थ्रेड मैजिक को मास्टर कर लिया होता
तो तुम तकदीर को भी कंट्रोल कर सकती थी, पर फिर भी तुमने उसी आदमी को चुना, तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तब वेनेसा कहती है, तुम इम्परफेक्ट हो और अगर तुम चाहती हो कि मैं यहाँ वापस आ जाऊँ तो तुम्हें मुझे एंशिएंट कर्सेस को तोड़ना सिखाना होगा, नहीं तो मैं यहाँ कभी वापस नहीं आऊंगी। तब क्वीन कहती है, लगता है तुम्हें अपनी जगह नहीं पता है, तो चलो फिर मैं तुम्हें तुम्हारी जगह दिखाती हूँ। और तब हम देखते हैं वो लोग विचेस के फॉरेस्ट के बाहर पहुंच जाते हैं। तब आस्था कहता है, आखिरकार हम यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या ये किसी तरह का कोई मिशन है? तब नोवेल उसे चुप रहने के लिए कहती है, पर हम देखते हैं आस्था फिर भी चुप नहीं कर रहा होता और तब सभी लोग उसे चुप रहने के लिए कहते हैं। तब डोमिना कहती है, क्वीन ने अपने मैजिक को पूरे फॉरेस्ट में फैला रखा है, तो इसका मतलब अगर हम छोटा मैजिक भी यूज करते हैं, क्वीन को हमारे बारे में पता लग जाएगा और अगर हम इसके अंदर एंटर भी करेंगे उन्हें पता चल जाएगा। तब फिनरल कहता है, तो फिर हम अंदर कैसे जाएंगे? और तब हम देखते हैं डोमियाना उन्हें अपने जादुई चोले दिखाती है, जिनकी मदद से वो अपने आप को और अपने मैजिक को छुपा सकते हैं। और तब वो उसका प्राइस 30,000 येन बताती है और तब नोवेल उसे पैसे देने की बात करती है, पर वो मना करती है और तब वो सभी लोग अंदर जाने लगते हैं। और तब हम यहाँ देखते हैं दी आई ऑफ मिडनाइट सन के लोग उन पर नजर रख रहे होते हैं और तब एक पर्सन फाना को ब्लैक बुल्स के बारे में बताता है। तब फाना कहती है, मैं उन सभी को जला दूंगी, मैं उन्हें कभी भी लिच और वेटो के लिए माफ नहीं कर सकती, तो अब उन्हें इस बात का खामियाजा भुगतना ही होगा। और तब हम यहाँ देखते हैं वो लोग छुपकर विचेस के फॉरेस्ट में घूम रहे होते हैं और तब नोवेल को मिट्टी की एक डॉल दिखाई देती है और तब नोवेल उसे क्यूट कहती है। तब डोमिना कहती है, ये एक सिक्योरिटी गोलम है, ये चाहे दिखने में बहुत क्यूट लगते हो, पर अगर इन्होंने हमें देख लिया तो ये हम पर फायरिंग स्टार्ट कर देंगे। और तब हम देखते हैं नोवेल, डोमिना और मेरिएले उस गोलम से बचकर निकल जाती हैं। पर यहाँ हम देखते हैं लड़कों का जादुई चोगा पेड़ में फंस जाता है और हम देखते हैं क्रूगर नंगा हो जाता है और तब हम देखते हैं गोलम उन्हें देख लेता है और अपने साथियों को अलर्ट कर देता है और वो सभी आकर उन पर हमला कर देते हैं। और तब हम देखते हैं आस्था और उसके साथी बचने के चक्कर में लड़कियों के साथ टकरा जाते हैं, जिससे उनका भी जादुई चोगा उतर जाता है और तब गोलम उनके पीछे भी पड़ जाते हैं। और तब हम देखते हैं विचेस भी उन्हें देख लेती हैं। तब डोमिना कहती है, लगता है हमें जल्द से जल्द क्वीन के पैलेस तक पहुंचना ही होगा। तब फिनरल कहता है, मैं अपने स्पेशल मैजिक से कुछ शॉर्टकट्स बना सकता हूँ। और तभी हम देखते हैं फिनरल अपना मैजिक यूज करके विचेस के पास पहुंच जाता है और तब हम देखते हैं वो एक एक करके सभी विचेस को अपना कार्ड देने लगता है। और तब हम देखते हैं एक विच उन्हें दूर उड़ा देती है और तब गोलम उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। और तब हम देखते हैं डोमियाना एक स्मोक बॉम्ब फेंक देती है और तब वो लोग उड़ते हुए क्वीन के पैलेस में पहुंच जाते हैं। और तब हम देखते हैं क्वीन ने वेनेसा को बुरी तरह से मारा होता है और उसके ऊपर पैर रख के खड़ी होती है। तब आस्था कहता है, तुम चाहे यहाँ की क्वीन हो पर तुम्हें ऐसा करने का कोई हक नहीं है। तब क्वीन कहती है, आखिरकार तुम्हारे मेरे फॉरेस्ट में घुसकर ऐसे मेरे साथ बात करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं इस फॉरेस्ट की क्वीन हूँ और इन सभी विचेस की माँ भी हूँ और वेनेसा मेरी डिसेंडेंट है और जो बच्चा अपनी माँ की बात नहीं सुनता है तो उसे डिसिप्लिन में लाना बहुत जरूरी हो जाता है, तो इसलिए ये एक फैमिली मैटर है, तो तुम्हें इससे दूर रहना चाहिए। तब आस्था कहता है, तुम चाहे जो मर्जी हो पर तुम्हें इन्हें ऐसे हर्ट करने का किसी ने हक नहीं दिया है। और तब आस्था फिनरल की मदद से क्वीन पर हमला कर देता है। तब क्वीन अपने क्रो की मदद से उसे पकड़ लेती है और कहती है, तुम्हारे पास तो कोई मैजिक नहीं है, तुम तो बहुत ज्यादा इम्परफेक्ट हो। तब आस्था कहता है, मुझे पता है कि मेरे पास कोई मैजिक नहीं है और अब तो मैं अपनी तलवार के साथ भी नहीं लड़ सकता, पर मैं फिर भी तुमसे अच्छा हूँ क्योंकि मैंने कभी भी अपनी फैमिली के साथ ऐसे बिहेव नहीं किया। तब क्वीन कहती है, तो तुम हो वो जिसके बारे में वेनेसा बात कर रही थी, पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वेनेसा खुद को सैक्रिफाइस करके तुम जैसे कचरे को ठीक करना चाह रही थी और उसने मुझसे ये भी कहा कि वो तुम्हें बचाने के लिए जिंदगी भर मेरी गुलामी करेगी। तब आस्था कहता है, क्या ये सब कुछ इसने मेरे लिए किया? तो क्या तुम लोग भी इसलिए यहाँ आए हो? और तब हम देखते हैं सभी लोग आस्था को बचाने की बात कहते हैं और तब मेरिएला क्वीन पर हमला कर देती है और तब पीछे से क्रूगर अपने मैजिक से आस्था को बचा लेता है और तब हम देखते हैं वो सभी लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और आस्था क्वीन को पीछे हटने के लिए कहता है। तब क्वीन कहती है, आखिरकार तुम लोग कर ही क्या लोगे? वेनेसा और तुम अपनी तकदीरों से पीछे नहीं हट सकते और मुझे पता है कि तुम्हारे साथ क्या होगा। और तब क्वीन को कुछ एहसास होता है और वो कहती है, मुझे लगा तो था कि वो लोग आ रहे हैं पर ये इतनी जल्दी होगा ये नहीं सोचा था, तो इसका मतलब दी आई ऑफ मिडनाइट सन यहाँ आ चुके हैं। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब गाइस अगर आपने
और अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी नेक्स्ट